हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, है ना। तो उधर मैं डीपीएसपी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉलिटी का पोर्शन कर दी हूँ। भाग 4A तक सिर्फ फंडामेंटल राइट्स उधर उसके बीच में छूटा है, वो मैं थोड़ा पॉलिटी का पोर्शन पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, है ना। तो मैं थोड़ा ज्योग्राफी और पॉलिटी को लेके साथ में ही चलती हूँ। तो आज जो इसकी इम्पोर्टेंस है, भारत का तट रेखा, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ से बनेगा ना, मैं वो बता दूंगी, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे या फिर आप एग्ज़ाम फेस करते होंगे। सभी तरह के न्यू भी होंगे, न्यू स्टूडेंट भी होंगे, पुराने भी होंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैं ज़्यादा वहाँ पे जोर मतलब पिक्चर बताऊंगी कि कौन कौन सा पॉइंट में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यानपूर्वक देखिए और पेशेंस के साथ देखिए, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ज्योग्राफी हो गया या फिर जितने भी समझने वाले टॉपिक होते हैं, सबको हार्ड लगता है, बट हम जब देखिए, जब हम नहीं पढ़ेंगे ना तो हार्ड लगेगा। इसी वजह से मैं ना इजी बनाने के लिए सब जगह ना, जो तट रेखा से समुद्र, आधार रेखा, फिर इकोनॉमिक जोन क्या है, वो सब सारा मैं एक ही क्लास में समराइज करने का कोशिश करी हूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। और मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा से मैं पढ़ी हूँ ऐसे क्लास पर। मुझे जहाँ जहाँ दिक्कत होती थी पढ़ाई में, तो उसको मैं ख़त्म करने का कोशिश करी हूँ इस क्लास में, तो अब देखेंगे। और फिर इसको पढ़ के और फिर इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगी, और फिर बुक्स में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, या फिर कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ आपका, है ना। इस पढ़ाई में, इस सब्जेक्ट को लेकर। चलिए तो क्लास से स्टार्ट करते हैं कि भारत की तट रेखा, है ना। तो भारत की तट रेखा कौन सी होगी, यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल तक, है ना। ये सारे पोर्शन क्या है, तट रेखा है ना। तो पहले हम इसका मैप भी दिखा दूंगी मैं, पहले ये देख लीजिए कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। कभी कभी कोई भी एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस हो गया, पुलिस कांस्टेबल, ये समय तो तीनों ओर से ये भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की तट रेखा की लंबाई देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो कितना है, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर, है ना। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये भी पूछता है। और जब आप मीन्स के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे सभी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस जितने भी एग्जाम, अगर देख लीजिएगा। मैं अभी बोलने से क्या होता है, देखिए मैं क्लास करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो पता चल जाएगा कि कैसा क्लास था, और मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन छूट रहा है, बताएंगे, है ना। तो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, है ना, और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व भूमि में द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा 9 राज्य, है ना, और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले ये मतलब स्थित है 9 राज्य, मतलब कि कौन कौन से राज्य मैं भी बताऊंगी, और सबसे ज़्यादा किससे लगता है, सबसे कम किससे लगता है। तो पहले मैं बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर पानी से किसका लगता है, गुजरात का, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा लगता है देखिए गोवा का 118, है ना। तो अब देखेंगे इसका, देखिए कभी कभी ना पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से राज्य के साथ कितना। सबसे ये देखिए, ये राज्यों में, जो राज्यों में है ना, ये गोवा का होगा, ठीक है। और राज्यों में सबसे ज़्यादा हो जाएगा गुजरात का। और जो क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे राज्य दोनों। देखिए जब क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि कुल राज्यों का कितने कुल राज्य तटीय सीमा से लगते हैं, तो 9 राज्य होगा, ठीक है। और जब केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड करके पूछेगा, तो टोटल 12 है ना। तो अब देख लेंगे कि गुजरात का कितना है, 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र का 652.69 किलोमीटर, गोवा का 18 किलोमीटर। थोड़ा लेंदी होगा क्लास, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ रही, से 2 क्लास बनाती, मैं एक ही क्लास में कर दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो कर्नाटक का है 280, ठीक है। केरल का 569.7, तमिलनाडु का 906.9, आंध्र प्रदेश का 973। आप सीक्वेंस लगा लेंगे, है ना। तो और फिर अच्छा चलिए, मैं एक तो लगा देती हूँ 5 तक कम से कम। ये एक हो गया, ठीक है। और दो कितना हो जाएगा, देखिए 973, 906, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आंध्र प्रदेश का शायद आएगा, आंध्र प्रदेश किधर गया। ये दूसरा होगा आंध्र प्रदेश का, और तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु का, ठीक है। आंध्र प्रदेश सेकेंड, और 906, और हाँ, तो ये तीसरा होगा। चौथा ये इसमें 600, ये महाराष्ट्र का होगा चौथा ना। और पाँचवा हो जाएगा केरल का। तो कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ दे तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा लगता है, तो राज्यों में सबसे छोटा गोवा बताइए ना। देखिए कर्नाटक का भी 280 है,
ठीक है। और उड़ीसा का 476.4 है, पश्चिम बंगाल का 157.8 है, ठीक है। तो दादर नगर देखिए टोटल में से कुल का सबसे कम होगा पुडुचेरी का ना, जो देखिए 30.6 किलोमीटर, लक्षद्वीप का 132 किलोमीटर। तो टोटल केंद्र शासित और राज्य दोनों मिला के ना 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलता है, और केवल राज्य पूछे तो 9 राज्यों से, ठीक है। एक बार यूपीएससी में पूछा था, एक बार क्या अभी, सॉरी 13, और ये अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार का 1900, अगर कुल मिला के पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा ना, अगर अंडमान और केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पूछेगा ना, तो सबसे ज़्यादा, कि गुजरात का इससे कम है ना 1214। अगर ये पूछ दे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से सबसे बड़ा तटीय रेखा किसका है, तो ये अंडमान निकोबार आ जाएगा, ठीक है। देखिए कि 1962 है, ये कटा छट्टा है ना, देखिए ये कितने छोटे छोटे द्वीप है, तो इसके चारों और के एरिया भी तो मापा जाएगा, देखिए है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आप दिखा दे रहे, देखिए गुजरात हो गया एक, महाराष्ट्र 2, यहाँ गोवा है 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो 9 राज्य हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो दमन दीव एक ही, अब एक ही में ना, ये 26 जनवरी 1920 से ना क्या क्या किया था कि दमन दीव को मिला दिया गया, दादर नगर दमन दीव तो एक कहलाएंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा, ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर दोनों में से बोल दे कि सबसे ज़्यादा केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो आप सबसे ज़्यादा इसको मानेंगे जी, ठीक है। अंडमान निकोबार 1962 है, और बाकी इसका 1614 है। तो और अगर राज्यों में पूछे कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसका, तो गुजरात का, और सेकंड में तो आंध्र प्रदेश का, देखिए यहाँ दिख भी रहा है ना, और थर्ड में तमिलनाडु का, फिर ये देखिए यहाँ कर्नाटक का, तो यहाँ बीच में गोवा भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ना कोंकण कौन सा तट कहलाता है, मैं एक अलग क्लास आप देख लेंगे थोड़ा सा, इसका अलग कौन सा तटीय, ये पूर्वी, पश्चिमी, ये मालाबार, ये सब मैं बाद में बता दूंगी इसका, मैं ऐसे ऐड कर दी थी कि ताकि आप लोग देख लें इसमें कुछ को क्या क्या तट कहलाता है, कोंकण तट कौन है, कच्छ कौन सा है, पर इसमें ये इसका टॉपिक नहीं है, ठीक है। बट एक बार देख लेंगे मालाबार तट कहाँ पे जाता है ना, तो कौन सा तट कहाँ कहाँ जाता है, तो ये देख लेंगे इसमें, इसलिए मैं आधा फिगर ली हूँ ताकि आपको जो पढ़ना है वो आपको यहाँ मिल जाए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1920 से दमन और दीव और दादर नगर हवेली का विलय कर केंद्र शासित पर दादर नगर हवेली तो दमन दीव कर दिया गया है ना, तो उधर एक ही इसमें काउंट होगा। तो और देखिए, तो ये है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई। देखिए जो मुख्य भूमि जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप छोड़ के इधर अगर मुख्य भूमि से करेंगे, तो ये अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि 5422.6 किलोमीटर है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जहाँ जहाँ आप ध्यान रखने की बातें हैं मैं बता दे रही हूँ। और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई है 2094 किलोमीटर, जिसमें नगर है, सॉरी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब आएंगे, ठीक। चलिए, तो अभी ऊपर मैं बता दी हूँ कि भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है ना, ये इंपॉर्टेंस है, यहाँ ध्यान रखें। सर्वाधिक छोटी तटरेखा, देखिए राज्यों में पूछा है भाई, राज्यों में, हाँ, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ऐड, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, छोटा होगा गोवा, और दोनों में से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का, अगर दोनों लेगा, हाँ। अब देखिए इंपॉर्टेंस यूपीएससी के लिए बहुत ये हॉट टॉपिक होता है और ये पूछता ही है। तो देखिए अंतःस्थल सागर और निचले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं ना। अंतःस्थल, मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये गुजरात है और ये बॉर्डर है, हाँ। तो वहाँ से निकलने वाली सीधी रेखा जो अंतः सागर की ओर से निकले भागों को मिलाने वाली रेखा है ना, सागर और ये मिलाने वाली रेखा, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आधार रेखा, ठीक है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को, मान लीजिए कि जितना भी उसका प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर, है ना, वो राज्य के अंदर में आता है। आगे मैं बताऊँगी इसका सारा डिटेल, इसका क्या क्या रिलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है मेंस और प्री दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, तो इधर ये है क्षेत्रीय सागर, ठीक है। टेरिटोरियल सी बोलते हैं ना, कभी कभी न्यूज़ में रहता है कि क्षेत्रीय सागर में ये हो गया वो हो गया, है ना। तो इसका क्षेत्रीय सागर क्या होता है, टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। जैसे आधार रेखा में बताई थी ना कि ये मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा आधार रेखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये ना 12 किलोमीटर तक ना
यहाँ पे मान लीजिए जहाँ तक 12 मील मील होता है, किलोमीटर में अलग होता है, मैं आगे दिखाऊंगी कि किलोमीटर में कितना। यहाँ मील ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, किलोमीटर नहीं, ये 12 समुद्री मील, इसका माप अलग से होता है, ठीक है। तो इसका 12 मील के बराबर होता है 22.2 ऐसे किलोमीटर होता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जैसे आधार रेखा ये है, ठीक है। तो यहाँ से इधर 12 मील तक, तो ये पूछता है, ये ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रीय सागर की दूरी कितने समुद्री मील या कितने किलोमीटर तक मापी जाती है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार है, इसमें सभी मत्स्य पालन कर लो, अपना बोटिंग करा लो, फिर टूरिज्म के लिए रखो, ये पूरा अधिकार कितने क्या है जिसके अंदर आता है वो भारत के अंदर ही आता है। कोई भी देश का इतना ये रूल है, इंटरनेशनल माप होता है कि जो देश का जो वहाँ पे तटरेखा लगता है उसके 12 मील तक उसका अधिकार रहेगा, संपूर्ण अधिकार। उसमें मछली पालन करें, मछली पकड़े, अपना कुछ भी करें, है ना, उसका संपूर्ण अधिकार उसके तटरेखा से सटे देश को होगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, और इससे आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे बोर कैसे होइएगा, फिर नहीं आएगा, फिर सोचेगा कि हाँ काश में पढ़ ली होती, है ना। तो इस वजह ये पढ़ लिया होता, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। मुझे तो इंटरेस्ट बहुत आता है ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट वगैरह में, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आप मज़ा लेना सीखिए, है ना। वर्ड भारी बोर जब ही होता है जब हम उसे मज़ा लेना छोड़ देते हैं ना। तो मज़ा लीजिए पढ़ाई से, बाहर जो फालतू चीज़ों में मज़ा लेते हैं इसमें लेके देखिए, फिर ये आपको मज़ा ही मज़ा देगा, ठीक है। तो समीप स्थल मंडल, है ना। तो ये इसका विस्तार क्या होता है, 24 समुद्री मील। देखिए ये कभी कभी ना कॉन्टिजियस ना जोन, तो कभी कभी ये इंग्लिश में पूछ लेगा, ठीक है। और कभी कभी समीप स्थल मंडल, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे कितना मील था, कितने मील था, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। वो क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील हो जाएगा और ये 24 समुद्री मील, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भारत की सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार है, ठीक है। नहीं बोलते कस्टम ड्यूटी लगता है, तो अरे कस्टम ड्यूटी इतना का आया और कस्टम ड्यूटी लग गया, है ना। तो ये कस्टम ड्यूटी का अधिकार कितने समय, ये 12 मील तक संपूर्ण अधिकार होता है, मछली पालन करे कुछ भी, है ना। और ये 24 मील तक ये कस्टम ड्यूटी ये वसूलते हैं, कोई भी देश जिसका सीमा लगता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंस टर्मोलॉजी है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए भी और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मीन्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, करंट न्यूज सुनते हैं तो उसको समझने के लिए भी क्षेत्रीय सागर क्या है, टेरिटोरियल सी क्या है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ईईसी क्या है, जेड क्या है ना। तो आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इकोनॉमिक जोन ये ऐसे हुआ, है ना। तो देखिए किसी भी देश का अन्यन, देखिए इसका हिंदी वर्ड थोड़ा टफ होता है, तो आप इसको ध्यान में इसको भी रखेंगे और इंग्लिश को भी रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी देश के अन्यन आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आधार रेखा 200 समुद्री मील, देखिए उसका था 12 आधार, क्षेत्रीय आधार का 12 समुद्री मील था, और अन्य क्षेत्र का 200 मील है, और जो समिस्त मंडल है जो जिसमें कस्टम ड्यूटी वसूला जाता है ये 24 समुद्री मील है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है, ठीक है। देखिए क्या क्या ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में अलग से नीचे बता दी हूँ, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से सॉल्व कर पाए इजी तरीके से। तो 200 समुद्री मील है, जहाँ जहाँ ध्यान देना, मैं ना इसको अंडरलाइन कर दे रही हूँ, गोला बना दे रही हूँ, हाँ, ताकि घेरे में रहे, तो आप घेरे वाली चीज़ ज़्यादा याद आते हैं ना, तो घेरे के बाहर नहीं भेज रही हूँ, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्थलीय भाग व आधार रेखा के मध्य सागरीय जल, आंतरिक जल रेखा इंटरनल वाटर कहते हैं। स्थलीय भाग में आप देखिए ये आंतरिक जल है ना, ये आधार रेखा, ये आधार रेखा है यहाँ से लेके, तो इसके जो बीच का है ना वो आंतरिक जल है, देखिए ये तट रेखा है, ठीक है। और इसके ये आंतरिक जल ना, ये बोला ना कि आधार रेखा में सागरीय जल, आंतरिक जल, जैसे ये आधार रेखा है और ये इसके में ये जल है, तो इसका आंतरिक जल कहते हैं। और अन्य आर्थिक मंडल, देखिए ये बोलते हैं ना 200 समुद्री मील ना, और मान लीजिए यहाँ से 24 किलोमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 24, तो ये दिया होगा ना, हाँ क्षेत्रीय सागर, देखिए समिस्त सागर ये 24, यहाँ से मापा जाता है, अब ये नहीं कि यहाँ से, ठीक है। यहाँ से टोटल 24 मील, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये 12 मील, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय सागर कहलाता है और समिति टेरिटोरियल सी, और इसको भी देख समीप स्थलस्थ मंडल, या मंडल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, कस्टम ड्यूटी वसूला जाता है, इसका संपूर्ण अधिकार 12। कभी कभी ये पूछ देगा कि भारत का क्षेत्रीय अधिकार कितने समुद्री मील तक वो संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो 12 समुद्री मील या क्षेत्रीय सागर भी दे सकता है ऑप्शन में। और कस्टम ड्यूटी कितने समुद्री मील तक वसूला जाता है, तो 24 समुद्री मील ये समिस्त समिस्त, ये कभी ये ना देके ये दे दे, कभी ये ना देके ये दे देंगे। और 200 तक इसका क्या है कि जो रिसर्च वगैरह होता है ना, वैज्ञानिक और रिसर्च की समुद्र के नीचे क्या पाया जाता है, क्या है नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग से कितना प्रभावित, ये नहीं कि ये पूरा समुद्र में करेंगे, नहीं। सब अलग अलग देशों का अलग अलग, ये 200 में समुद्री मील तक ये भारत रिसर्च कर सकता है, ठीक है। ये अपने अपने एरिया होते हैं बटे हुए जिनका तट रेखा भिड़ता है ना। चलिए, अब मैं ना विस्तार से समझा दे रही हूँ, वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा तो लेंदी नहीं है, बट ठीक है, आप पढ़ लेंगे। आधार रेखा, बेस लाइन और आंतरिक जल रेखा, इंटरनल वाटर लाइन। आधार रेखा क्या होता है, परिभाषा। आधार रेखा एक काल्पनिक रेखा है जहाँ से किसी तटीय राष्ट्र की समुद्री सीमाओं को मापा जाता है। इसे समुद्री कानून या लॉ ऑफ द सी का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये तट है, ठीक है, मैं इसे रफली बनाती हूँ। तो यहाँ से जो भी मापा जाएगा ना, तो ये आधार रेखा है, क्योंकि आधार ये मान लीजिए कटा छटा रहेगा, तो ये यहाँ से लेगा। तो जहाँ से मतलब कि ज़मीन लग रहा है ना, भूमि लग रही है, तो वहाँ से समुद्र से जहाँ पानी जहाँ तक घुसता है उसके बाहर से वो आधार रेखा मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ सी, और इसको समुद्री कानून भी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके भी प्रकार हैं कि वो कितने तरह के होते हैं। तो अब ऐसे नहीं ना कि यहाँ से शुरू हुआ और इसका मैप एकदम सीधा गया, कभी कटा छटा भी रहता है, कभी खाड़ी वाड़ी भी रहता है ना। तो साधारण आधार रेखा, नॉर्मल बेसलाइन क्या होता है, ये कि सबसे निचले ज्वार, लो टाइड लाइन। इनमें टाइड क्या होता है ना, जो सूर्य, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ये समुद्र है, ठीक है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो इसके अंदर समुद्र नहीं है ना, इसके यहाँ पे है। तो ये चंद्रमा और सूर्य की भी एक अपनी ऊर्जा होती है। मैं जब ज्योग्राफी का ज्वार भाटा पढ़ाऊँगी उसमें पढ़ाऊँगी कि ये जब सूर्य की भी अपनी एनर्जी है, तो ये एनर्जी से जब पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, तो जब ये ज्वार आता है, मतलब ज्वार और भाटा जब नीचे गिरता है उसको भाटा बोलते हैं, जैसे ज्वार ऊपर की ओर खींचता है, जब पानी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर ये उठता है, नहीं बोलते लहरें आ गई हैं, है ना, ज्वार भाटा आ रहा है समुद्र में। तो ये प्रोसेस को ज्वार भाटा मैं अच्छे से वहाँ समझा दूंगी, मैं ऐसे थोड़ा सा बता दे रही हूँ। लो टाइड लाइन के आधारित तो होता है, साधारणतः भारत जैसे तटीय देशों में तटीय रेखा के साथ यही अपनाई गई है ना। तो देखिए, और ये हो गया साधारण आधार रेखा, और दूसरी देखेंगे सीधी आधार रेखा, है ना, स्ट्रेट बेस लाइन। अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ तो बोलेंगे कि मैम आप थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाएं। मुझे लगता है समझ में आ जाता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं एक तो बता देती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी कर दिखाने के लिए या पाने के लिए खुद पर नियंत्रण जरूरी है ना। तो नियंत्रण किस तरह का, अगर हम पढ़ने बैठे तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, कोई काम करने बैठे तो उसको कंसंट्रेशन के अरे जैसे कि हल्ला हुआ, अरे देख लेते हैं क्या हुआ, है ना। तो नहीं, पढ़ाई छोड़ के नहीं। अगर बहुत अर्जेंट हुआ तब देखना बनता है ना, कि कोई चिल्ला दिया, कोई कुछ जिसको नीड है आपका, तो वहाँ जाइए। और जैसे कि खुद की मस्ती, डाइवर्सन नहीं, हाँ, इसीलिए शांत रूम में एकाग्र होके पढ़िए, ताकि कोई डिस्टर्ब ना। देखिए, बांध लीजिए खुद को ना रूम के अंदर, तभी पढ़ पाइएगा। डिस्ट्रक्शन रहेगा, टीवी चल रहा है या बच्चे आ रहे हैं, तो एक साइड कोशिश कीजिए कि साइड रूम हो आपका पढ़ने का, है ना, सबसे शांत हो, ताकि जब तक मन करे पढ़ें, और जब ज़रूरत ना हो तो तब तक ना आए, और अपना सब्जेक्ट पूरा करके ही बाहर निकले, ठीक है। तो कुछ करने के लिए और पाने के लिए खुद पर नियंत्रण रखें, तभी डिसिप्लिन रहेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है ना, जैसे कि, और बल्कि ये चरित्र निर्माण भी करता है, ठीक है। अभी देखिए, एक पढ़ी लिखी और उसकी समझ, और जो रियल का पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कि खाली अक्षर ज्ञान हो, वैसा नहीं। रियल में जो एब्जॉर्व किया है पढ़ाई को, जो पढ़ा है, बोलते हैं ना पढ़ा लिखा ही मीनिंग वही होता है कि उसमें और उसमें और लोगों में बहुत अंतर होता है। तो आप एब्जॉर्व करेंगे खुद के साथ, और ये नहीं कि वो बैल होते, वो पढ़े ही नहीं, तो इसी वजह से पर ये नहीं कि वो अब नीचे नज़र से देखना है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, तो और अच्छा शिक्षा देना होगा हमें समाज के लिए। ज़रूर नहीं हम सर्विस में आके दें, एक अच्छा इंसान कितने लोगों को अच्छा बना सकता है ना। तो चलिए,
मैं थोड़ा-सा मोटिवेट करती हूँ और थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि अगर मोरालिटी आ जाए तो इतना करप्शन भी ना हो समाज में। हर आदमी के अंदर मोरालिटी है, पहले मोरल बुक्स होते थे, बट अब मोरल तो ख़त्म ही हो गया। पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं लाती है कि बच्चा मोरालिटी बचपन से ही सीखे। तो एक अच्छा इतना पुलिस, इतना ये सब इतना झंझट होता ही नहीं। तो कोशिश करना चाहिए कि एनवायरनमेंट के साथ-साथ ना एक मोरालिटी लोगों को बचपन से सिखाया जाए। कि घर का अच्छा परवरिश नहीं, कम से कम स्कूल में मोरालिटी सिखाया जाए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो ये सीधी आधार रेखा, जब तटरेखा बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हो और द्वीपों से घिरी हो तथा सीधे रेखा खींचकर आधार रेखा तय की जाती है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है। हुँ? तो देखिए ये क्या इधर घुसा हुआ है, तो क्या यहाँ आधार रेखा, तो ये यहाँ सीधा, यहाँ से लेके यहाँ सीधा रेखा कितना यहाँ से लिया जाएगा। आप यहाँ से तो देखिए यहाँ से दूसरा 12 मील होगा और यहाँ से दूसरा 12 समुद्री मील होगा। तो ये अंदर से लेके ये सीधी रेखा उसको आधार रेखा माना जाएगा, ठीक है? यहाँ तो सीधा-सीधा आ जाएगा जहाँ पे है, और इसका जो अंदर कटा-छटा है वहाँ से लेके 12 मील तक आधार रेखा माना जाएगा, ठीक है? ओके। चलिए अभी क्या है, खाड़ी रेखा, बे ऑफ क्लोजिंग लाइन। यदि खाड़ी का मुहाना 24 समुद्री मील से कम चौड़ा हो तो खाड़ी के मुख पर रेखा खींचकर खाड़ी के मुख पर आधार रेखा माना जाएगा। मान लीजिए कि आधार रेखा क्या है कि बोले थे ना उसका जो 24 मील तक, तो मान लीजिए इसका मुहाना छोटा है, ठीक है? इसका मुंह इतना छोटा सा है, सकरा सा है, तो बोल रहा है कि कम चौड़ा हो तो खाड़ी का मुख पर मुख पर रेखा खींचकर, मुख जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है उसका खींचकर उसको आधार रेखा माना जाता है, ठीक है? अब आंतरिक जल रेखा, मैं सारा टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में इजी हो, ठीक है? तो आंतरिक जल रेखा, इंटरनल वाटर लाइन, है ना? तो इसका परिभाषा क्या है कि आधार रेखा के भीतर सारा जल क्षेत्र आंतरिक जल आधार रेखा कहलाता है, या किसी देश की संप्रभुता वो पूरा हिस्सा होता है। मतलब उसको पूरा अधिकार है उसमें कानून बनाने का, अनुसंधान करने का, तो होता है ईजड़ तक 200 समुद्री मील तक। तो इसका समुद्र मछली पालन करे, अपना इकोनॉमिक के लिए, कस्टम के लिए, सारे अभी बताऊंगे आगे। अभी थोड़ा संप्रभुता मतलब कि पूर्ण अधिकार होता है ना, संप्रभु होता है, ठीक? अब इसकी क्या-क्या विशेषता है? अब ये बहुत इम्पोर्टेंस है, यूपीएससी में तो मुझे नहीं लगता कितना बार ही पूछ रखा है। तो अभी देखिए क्या है कि इसमें क्या है, जो आंतरिक जल है, ये आंतरिक जल रेखा है, जो इंटरनल वाटर लाइन है, जो 24 मील तक बोलते हैं। तो अभी उसके में क्या-क्या मतलब ये क्या-क्या अनुमति है ना? तो पहला क्या है, विदेशी जहाज़ों को यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कभी-कभी देखते हैं ना कि अरे इंडिया में घुसा है, इंडिया इंडिया लाइन क्रॉस किया, समुद्री लाइन क्रॉस किया, तो इसी के अंदर आ जाते हैं। एक बार न्यूज़ में था ना, पाकिस्तान वाले समुद्र के रास्ते आ रहे हैं, तो ये इसके इंडिया के लाइन में घुस गए, तो इसी लाइन में घुस जाते हैं ना, तो उसको मार भगा दिया गया। वहाँ उसको हमला करने का पूरा अधिकार है, ठीक है? तो ये अनुमति नहीं होती जब तक उस देश की अनुमति ना दे, है ना? तो कोई भी देश बिना अनुमति के इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है? और दूसरा है कि यह देश की भूमि क्षेत्र की तरह ही माना जाता है। जैसे ना ये हमारा भूमि है, तो इतना इतना दूर तक ना जो आंतरिक जल क्षेत्र है, ये भी भारत की भूमि तक तो कैसे घुसने देगा भाई, है ना? जब ये पूरा संप्रभु इनका अधिकार है, तो उसमें इसका जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, वो नहीं घुस सकता, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ओके? और ये है, यह क्षेत्र किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खुला नहीं होता। किसी जैसे कि होता है ना कि उधर से गुजरना होता है, तो उसके लिए वहाँ के सरकार से वो लेना पड़ता है, क्या बोलते हैं, अनुमति लेनी पड़ती है ना? चलिए आधार रेखा और आंतरिक जल संबंध, ये भी थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे ना, तो और क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है? तो आधार रेखा इक्वल टू सीमा रेखा, जिसमें समुद्री क्षेत्र की दूरी नापी जाती है ना, और आंतरिक जल आधार रेखा के अंदर सारा जल, जो आधार रेखा जितने किलोमीटर आएगा ना, 12 किलोमीटर, तो पूरी तरह से देश का हिस्सा होता है, ठीक है? ये मैं थोड़ा-सा समझाने के लिए इसको रख रखी हूँ, ओके। तो अभी आधार रेखा के आगे के समुद्री क्षेत्र कौन-कौन से होते हैं? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर बताई, आधार रेखा के अंदर जो होता है, और क्षेत्रीय टेरिटोरियल सी 12। देखिए यहाँ मैं मेंशन कर दी हूँ, कभी-कभी किलोमीटर में पूछ लेगा और कभी-कभी समुद्री मील में, तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है? तो क्षेत्रीय समुद्र 12 क्षेत्रीय समुद्र का कितना किलोमीटर होता है? तो 22.2 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? चलिए मैं ईज़ी बना देती हूँ कि कहाँ-कहाँ आपको ध्यान रखना है ना, ताकि कम दिमाग तो सबके पास इसके, बट थोड़ा-सा ये बच जाएगा कहीं तो और लगा लीजिएगा, ठीक है?
तो मैं जब खपा ही रहे हो दिमाग तो थोड़ा-सा और बता देती हूँ। तो ये देख लीजिए, तो ये समुद्री क्षेत्रीय समुद्र टेरिटोरियल सी 12 समुद्री मील और यहाँ पे किलोमीटर में मापेंगे तो 22.2 किलोमीटर तक, ठीक है? अब इसकी विशेषता भी देख लेंगे कि इस विशेषता में क्या है, यह क्षेत्र पूरी तरह से तटीय क्षेत्र की संप्रभुता के अंतर्गत आता है ना। पूरा जिस देश का तटरेखा यानी भारत के ही प्रेफ़रेंस से लेके मैं चल रही हूँ, समझने में आसान होगा। तो ये भारत का ही संप्रभु मतलब पूरा अधिकार रहेगा, उसका इकोनॉमी, उसका पॉलिटी, है ना? ये एक तरह का उसका भूमि जैसा ही माना जाता है, ऊपर बताया था ना? तो और दूसरा क्या होगा, यहाँ के जल, समुद्री तल, वायु क्षेत्र, पूर्ण अधिकार उस देश का होता है ना? अब वायु क्षेत्र भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ देश से अब यहाँ तक आ गया, तो इसका ऊपर वाला जो आसमान भी होगा वो इसके अंदर आएगा, कोई एयर लेके ना घुस जाए, ठीक है? तो मार गिरा देंगे, ठीक है? डरो, डरो ऐसा करके। चलिए, तो और अब इधर क्या बोल रहा है कि विदेशी जहाज़ों को यहाँ से निष्कपट मार इनोसेंट पैसेज की अनुमति होती है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं कर सकते, है ना? चलिए, अब सन्निकट क्षेत्र जो बता रहे थे कि 24 मील तक, है ना? तो ये हिंदी वर्ड भी बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी ना हिंदी वर्ड नहीं समझ में आएगा तो दोनों याद रखेंगे, है ना? हिंदी मीडियम वालों के ऐसी थोड़ा प्रॉब्लम होता है और देखिए पढ़िए तरीके से मीडियम कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है ना, अच्छे टीचर नहीं मिलते हिंदी मीडियम में और मटेरियल नहीं मिलता। है ना? तो आजकल के सीबीएसई बोर्ड अब हिंदी मीडियम वाले पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये नहीं वीक होते हैं, उनको ना देखिए शुरू एक तो स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है आप लोगों को पता ही होगा। तो स्कूलिंग भी ऐसा गंदा-सा होता है कि एबीसीडी भी 10th में जाके पढ़ रहे हैं वो। तो क्या जानेंगे और एक चैप्टर पढ़ाने में 4 दिन लगता है। तो ये सब आजकल इतना बुरा हाल है गवर्नमेंट स्कूल सब जगह का नहीं बट मोस्टली देखते हैं, न्यूज़ व्यूज़ में आते रहता है और आप कंपेयर करके देखेंगे जो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे 10th-12th बीए में पढ़ते हैं वो 10th तक पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, है ना? जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। तो यही पिछड़ जाते हैं बच्चे, पर कोई नहीं, घबराने का नहीं। जब भी अब देखिए कंपटीशन में आएँगे तो ये सब से तो पार लग के ही आएँगे, इसीलिए वीक कोई नहीं होता है, बट उनको थोड़ा-सा क्या वे नहीं मिलता, उनको थोड़ा वा उतना सुविधा नहीं मिलती और तो बाद में भी टीचर लोग भी थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता इतने लेबोरियस होते बच्चे, ठीक है? चलिए, तो अब सन्निकट क्षेत्र ये दोनों याद रखेंगे, है ना? अब देखिए हमें हिंदी मीडियम वालों को हिंदी भी याद रखना पड़ता है और कुछ-कुछ वर्ड इंग्लिश में भी, और इंग्लिश मीडियम वालों को क्या और हिंदी में बहुत वर्ड चेंज भी हो जाते हैं, पर इंग्लिश में क्या एक ही रहेगा, है ना? तो याद रखेंगे सन्निकट क्षेत्र और कॉन्टिजियस ज़ोन, है ना? तो ये 24 समुद्री मील लगभग कितना होता है? देखिए याद रखने का, वहाँ 12 था और 22.2 था और यहाँ देखिए 44.4 और 24, है ना? 24 से 44 और 12 से 22, ये ऐसे याद रखेंगे ना? तो यह क्षेत्रीय समुद्र से बाहर और ईस्ट से पहले का क्षेत्र होता है। मान लीजिए 200 और समुद्री क्षेत्र हो गया 12, तो ये वाला भाग होता है ना तो ये हो गया आपका सन्निकट क्षेत्र, ठीक है? अब हम देखेंगे, देखिए मेन उद्देश्य मुझे इतना समझाने का ये वाला था क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है और जब आप मेंस में भी लिख रहे होंगे ना तो बहुत कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे जाता है, यूपी पुलिस हो या फिर पैट हो या एसएससी हो, है ना? तो कभी-कभी ये सब क्वेश्चन देखेंगे। यह तटीय राष्ट्र की संप्रभुता उतनी मजबूत नहीं होती लेकिन देश के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अब देखिए आधार जैसा तो नहीं होगा ना जो 12 मील तक होगा, नहीं। अब देखिए कस्टम शुल्क वसूला जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा और इमिग्रेशन कंट्रोल होगा, ये नहीं कि कहीं भी देश आके घुस जाए, तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये देश करेगा। स्वास्थ्य नियम, सैनिटरी लॉ भी लागू कर सकता है। यदि कोई विदेशी जहाज इन नियमों का उल्लंघन करता है तो देश की कार्रवाई कर सकता है। बोले थे ना एक बार पाकिस्तान वाला जो न्यूज़ अब अभी देखते रहेंगे, न्यूज़ में आते रहता है। और ठीक है जी, तो अभी ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार नहीं 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मुझे भी यहाँ यहाँ तक पढ़ाने के लिए और समझने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ा, पर मुझे इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर चुकी हूँ तो ये सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में भी अभी भी। चलिए कोई बात नहीं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र ईज़ेड मतलब कि कितने बोलते हैं इकोनॉमिक ज़ोन, है ना? तो 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर, देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है जी, ठीक है? और ये 200 समुद्री मील, ठीक है? ये किलोमीटर में है और ये मील में तो तक फैला होता है ना ईज़ेड, ठीक है? ओके। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ईज़ेड के तटीय राष्ट्र के पास आर्थिक संसाधन संबंधी अधिकार होता है।
है ना? तो इसमें क्या होता है, मत्स्य पालन, है ना? मत्स्य पालन फिशरिंग किया जाता है। कभी-कभी अभी ना नहीं देखते हैं कि यहाँ कन्याकुमारी से, रामेश्वरम से, यहाँ पे क्या बोलते हैं, श्रीलंका का कुछ मछुआरा यहाँ पकड़े गए, वो अपने एरिया क्षेत्र से बाहर आ गए थे, तो ये सब इश्यू चलते रहता है। तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ईजेड क्या है, तो ये न्यूज़ बस ऐसे आया और बाउंस कर गया, है ना? समझ में ही नहीं आया। तो अगर हम सोचेंगे अच्छा 200 मील था, 370 किलोमीटर से भी आगे चले गए, तो ये अधिकार क्षेत्र था, तो इसको कैसे बोलेगा कि कितना है, वहाँ देखेगा कि अरे हाँ कितना किलोमीटर है, वो अपने अंदर था कि नहीं अंदर था, ठीक है? तो इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी भी देश को। चलिए ठीक है। और फिर इसका दूसरा क्या है, तेल और प्रकृति गैस की खोज व उत्पादन भी कर सकता है ना? अब ये नहीं कि अभी 370 किलोमीटर से जाके यहाँ, क्योंकि फिर लड़ पड़ेंगे ना, ये मेरा है ना? इधर वाला देश बोलेगा ये मेरा है, ये मेरा। तो भाई इतना माप दिया गया है, इसके अंदर तुम खोज सकते हो और इसके अंदर तुम खोज सकते हो, ठीक है? ओके। और सी क्या बोल रहा है कि समुद्री खनिज व ऊर्जा संसाधन, ठीक है? अब इसके खनिज, इसके अंदर खनिज भी होगा ना, जो बोलते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान ये कर सकता है उसका देश ना, 370 किलोमीटर का जिसका बॉर्डर लगेगा, जिसके अंदर आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ क्या है कि अन्य देश यहाँ से गुजर सकते हैं ना, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की अनुमति रहती है। अन्य देश यहाँ से गुजर सकते हैं ना, उसमें नहीं गुजर सकते। देखिए 24 मील में 44.4 में नहीं गुजर सकते, पर इसमें ईजेड के अंदर गुजर सकते हैं। तो 370 किलोमीटर थोड़ी उससे और क्लोज, तो कितना ही बचेगा समुद्र, है ना? तो इसके अंदर से गुजर सकते हैं, अनुमति, अन्य देश यहाँ से गुजर सकते हैं, है ना? अनुमति रहती है, ठीक है? ओके। तो और देखिए महाद्वीपीय सेल्फ कहलाता है 200 से 350 मील तक, तो ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो लेना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट है ना, जानने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए। आप यहाँ अगर टाइम दे रहे हैं तो पढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए, यूं ही तो कोई नहीं पढ़ता है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगर कुछ कमी हो गई होगी क्लास में तो आप बताएंगे कि मैम ये नहीं पढ़ाई और ये छूट गया, ठीक है? और सीक्वेंस में 1-2 तो मैं बता दी होंगी, और फिर ये मैप देख के ना 1 2 3 कर लेंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे आप लोग कर लेंगे, और 2-3 बार देखेंगे तो याद रह जाएगा, ठीक है? तब तक चलिए अभी हाँ, तो बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है, करते रहें, है ना? सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। जब तक सकारात्मक सोचेंगे नहीं, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपका एनर्जी लॉस सा लगेगा। चाहे जो भी सिचुएशन में हो, आपको उबारने का एक ही ताकत है और वो है आपकी सोच, पॉजिटिव सोच ना। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उसे समझाएं कि ऐसे मत सोचो, जैसा सोचो वैसा लोग बन जाते हैं, है ना? तो ध्यान रखिए और खूब पढ़ें, अपने मंजिल को पाएँ। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं, मेरे पढ़ाई से बहुत क्वेश्चन मिले आप लोग को, और मुझे आके बोले कि मैम मेरे से इतना क्वेश्चन बन रहा था, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है? तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ते रहें। नमस्कार।